डॉक्टर संजय निरंजन, लखनऊ में चाइल्ड स्पेशलिस्ट हूँ, प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मेरे स्पेशलाइजेशन के बाद 34 साल का एक्सपीरियंस है, जिसमें 6 साल टीचिंग और 26 साल मेरा प्राइवेट प्रैक्टिस का एक्सपीरियंस है। मेरा नाम डॉक्टर राहुल भारत है और मैं लंदन में हिलिंगटन हॉस्पिटल में चाइल्ड डेवलपमेंट सेंटर में लीड न्यूरो डिसेबिलिटी एपिलेप्सी कंसल्टेंट हूँ। और 2014 में मैंने इंडिया आके एक चाइल्ड डेवलपमेंट सेंटर शुरू किया था जिसका नाम जीनियस लेन है। देखिए डॉक्टर राहुल, यहाँ पे हम लोग पीडियाट्रिशियन हैं बिजी, तो उसमें हम देखते हैं 5 में से 1 बच्चे को स्कूल में या बिहेवियर में प्रॉब्लम आ रही है लर्निंग में। तो आप वहाँ पे पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट हैं, आप लोग उसके लिए ट्रेंड हैं। देखिए यहाँ पे हमारे यहाँ पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट नहीं है, पीडियाट्रिशियन ही कम है, तो ये काम पीडियाट्रिशियन को ही करना पड़ेगा। तो कैसे हम लोग यहाँ पे आप मदद कर सकते हैं करने में? देखिए, बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जो पीडियाट्रिशियन है वो डिफ्रेंशिएट कर पाएँ कि बच्चे में जो प्रॉब्लम है वो क्यों है, क्या है वो तो समझ में आ जाता है। तो क्यों है होने के लिए कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनमें बहुत ही सीवियर प्रॉब्लम है और उनके जो कारण है वो ऐसे हैं कि उन बच्चों में जो आउटकम है वो डिफरेंट है, और कुछ बच्चों में माइल्ड प्रॉब्लम है या मॉडरेट प्रॉब्लम है जिसमें हेल्प से वो बच्चे मेन स्ट्रीम में लाए जा सकते हैं, उनकी डिसेबिलिटी को कम किया जा सकता है। अच्छा, कुछ प्रॉब्लम के नाम तो हमने सुने हैं, जैसे ऑटिज्म है, 1% से ज़्यादा बच्चों को होता है। डिसलेक्सिया है, एक तारे ज़मीन पे हमने फिल्म देखी थी, उसमें उसको डिसलेक्सिया था प्रॉब्लम की। और क्या क्या प्रॉब्लम आती हैं बच्चों में इस तरह की? देखिए, बच्चों में बहुत तरीके की प्रॉब्लम हो सकती हैं, बट बहुत सिंपल तरीके से ये समझना है कि क्या बच्चे के ब्रेन में कोई प्रॉब्लम ऐसी है जो धीरे धीरे करके बढ़ती जा रही है, और जिन बच्चों में वो प्रॉब्लम बढ़ती है उसे हम प्रोग्रेसिव कहते हैं। तो प्रॉब्लम जो प्रोग्रेसिव होती है उसके लिए इलाज कम है और ऐसे बच्चे भी कम होते हैं, तो 10,000 में 1 बच्चे या लाख में 1 बच्चे। और जिन बच्चों में नॉन प्रोग्रेसिव प्रॉब्लम है कि ब्रेन की प्रॉब्लम बढ़ नहीं रही है, बस उस समय थोड़ी सी समस्या है, तो उन समस्याओं का इलाज अलग है, और जो प्रोग्रेसिव प्रॉब्लम है उन समस्याओं का इलाज अलग है। तो मेरा एक मेन काम ये रहा है कि मैं डॉक्टर्स को ये चीज़, जो पीडियाट्रिशियंस हैं उनको ये चीज़ बता सकूं कि कैसे वो समझें कि कौन सी प्रॉब्लम प्रोग्रेसिव है और कौन सी प्रॉब्लम नॉन प्रोग्रेसिव है, और क्या क्या चीज़ें वो ना करें कि बच्चे के डेवलपमेंट पे इफ़ेक्ट ना आए। देखिए, यहाँ तो बीमारियाँ इतनी हैं कि बच्चे आते हैं, बीमारी के इलाज लिखवा के चले जाते हैं। तो हम इतने कम समय में इनको किस तरह से छांट सकते हैं बच्चों को प्रॉब्लम है या नहीं है? कभी तो पेरेंट्स बता देते हैं, कभी पेरेंट्स नहीं समझ पाते हैं। तो बिजी ओपीडी में कोई ऐसा कुछ समझने के लिए कोई स्क्रीनिंग के क्वेश्चनायर या कोई टूल हैं कि जो हम उनको छांट सकें? देखिए, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि हमारे पास एक अप्रोच रहे। तो अगर पीडियाट्रिशियन के पास एक अप्रोच है कि मैं हिस्ट्री में ये पूछूंगा, मैं एग्जामिनेशन में ये देखूंगा और इन्वेस्टिगेशन में ये करूंगा, ये 3 ही चीज़ हम लोग करते हैं, और अगर उसका बेसिक्स हम लोग कंबाइन कर लें तो डायग्नोसिस बहुत आराम से बच्चों में किया जा सकता है। और इसके लिए मैंने एक कोर्स भी बनाया है जो पिछले हम लोग कई सालों से कर रहे हैं, और जिन डॉक्टर्स ने वो कोर्स किया है, आपने भी उस कोर्स को किया है, तो आपने देखा है कि कितना आराम और कितना आसान हो जाता है चीज़ों को समझना और डिफ्रेंशिएट करना और पेशेंट को इन्फॉर्मेशन देना। लेकिन डॉक्टर साहब, मुझे ये लगता है कि मैं खुद तो नहीं कर पाऊँगा, टाइम नहीं है, तो कोई क्या हमारा असिस्टेंट ही कर सकता है? हाँ, तो बच्चों में एक बार आपने ये समझ लिया कि डायग्नोसिस क्या होगा, तो हमें बच्चों का ये समझना है कि बच्चे कितना पीछे हैं, कहाँ पे इशू है। तो इस समय अगर उसके टेस्टिंग देखी जाए तो बहुत सारी बच्चों में टेस्टिंग हो जाती है, IQ टेस्टिंग, TQ टेस्टिंग, या बहुत सारी टेस्टिंग। तो मैंने ये देखा कि टेस्टिंग तो बहुत सारी होती हैं, बस उस टेस्टिंग से जो इन्फॉर्मेशन निकलती है उससे बच्चों या फैमिली को कोई आउटपुट नहीं मिलता। इसलिए मैंने एक सिस्टम बनाया जिसको मैं IBAC कहता हूँ, कि बच्चे की डेवलपमेंट जहाँ भी है वो पता चल जाए। मान लीजिए कोई 4 साल का बच्चा है तो वो 2 साल के बराबर अगर है अपनी डेवलपमेंटल स्किल में, तो हमें वो पता चल जाए, और उसके बाद बच्चे का बिहेवियर है उससे पता चल जाए कि बच्चा कैसा फील कर रहा है। बट वो सब इन्फॉर्मेशन से पेरेंट्स को पता चल जाए कि अब मुझे क्या करना है कि मेरे बच्चे का डेवलपमेंट ठीक हो। इस प्रोसेस से हम लोग पिछले कई सालों से यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो हमने देखा है कि अगर इस चीज़ को डिजिटलाइज कर दिया जाए, बस कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन डाल दी जाए, तो हमने इसके लिए एसेसर्स को ट्रेन किया है। तो जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं जिन्होंने MA किया हुआ है, उनको हम लोग बेसिक डेवलपमेंट आता है उसमें सॉफ्टवेयर यूज़ करने में ट्रेनिंग दे के देखते हैं कि बहुत आसानी से ये चीज़ जो है वो की जा सकती है, कि डॉक्टर ने आइडेंटिफाई किया, साइकोलॉजिस्ट ने वो इन्फॉर्मेशन को कंप्यूटर में डाला
और अपने आप पेरेंट्स को प्रोग्राम मिल गया, और जैसे जैसे बच्चा ठीक होता गया नए प्रोग्राम आते गए, नए प्रोग्राम आते गए, जब तक कि बच्चे का पूरा फाउंडेशन स्किल नहीं बन जाए, जो 6 साल तक के बच्चों का होता है। तो हमने देखा है करीब 60 से 70% बच्चे जिनका फाउंडेशन स्किल बन जाता है उनको स्कूल में डाला जा सकता है, मेन स्ट्रीम स्कूल में डाला जा सकता है, या इंडिपेंडेंट लाइफ की जा सकती है। तो देखिए, आपने इसमें इतनी चीज़ें बताई कि फाउंडेशन स्किल्स जैसे ये सब टर्म हम लोगों के लिए भी नए हैं। तो फाउंडेशन स्किल्स क्या होता है, कोई प्रॉब्लम है उनको अगर बताना, तो प्रॉब्लम डायग्नोसिस, क्या क्या डायग्नोसिस होती हैं, और तीसरा ट्रीटमेंट कि उसमें कोई दवाई देते हैं, नॉन मेडिकल ट्रीटमेंट है, अलग अलग जो ट्रीटमेंट अभी तक होते थे, फिजियोथेरेपी, ऑक्यूपेशन थेरेपी, आप कह रहे हैं इंटरवेंशन। इन 3 चीज़ों के बारे में ज़रा बताइए कि क्या 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 चीज़ें अलग अलग। देखिए, इस अर्थ पे ह्यूमन सबसे सुपीरियर है। समझना यह है कि ह्यूमन सुपीरियर क्यों है। तो अब एक ह्यूमन बच्चा जब पैदा होता है तो उसका ब्रेन बन रहा होता है, उसके न्यूरॉन्स माइग्रेट कर रहे होते हैं, अलाइन कर रहे होते हैं, और अलाइनेशन पे वायर्स की मजबूती पे काम हो रहा होता है ब्रेन में, और वो सारी चीज़ बच्चे के एनवायरनमेंट पे होती है। तो जब बच्चा पैदा होता है तो पहले साल में ज़्यादातर बच्चे सोते हैं, बट एक्चुअली ब्रेन का ग्रोथ सबसे ज़्यादा पहले साल में होता है। और फिर बच्चा स्टेप वाइज पहले बैठता है, फिर चलता है, सुनता है, समझता है, बोलता है। एक सीक्वेंस में बच्चे का ब्रेन डेवलप करता है। तो जिन बच्चों की हम बात कर रहे हैं उनमें वो सीक्वेंस कहीं ना कहीं रुक गया है, वो सीक्वेंस कहीं ना कहीं डेविएट कर गया है। इसमें थेरेपी जो होती है, जैसे ऑक्यूपेशनल थेरेपी है, तो उनका गोल रिलेटेड काम है कि बच्चा कितना बैठा, कितना आई कांटेक्ट किया, ये सारी चीज़ें। बट अगर बच्चे का डेवलपमेंट कहीं रुका हुआ है तो हमने ये देखा है कि अगर उनको उस तरीके की चीज़ें की जाए कि वहाँ से वो नेक्स्ट स्टेप पे आ जाए, फिर नेक्स्ट स्टेप पे आ जाए, तो बच्चों में ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। थेरेपी में क्या है कि जैसे मान लीजिए कोई ब्रेन है जो ऑलरेडी डेवलप्ड है, उसने ऑलरेडी वो चीज़ें सीखी हुई हैं और किसी कारण से वो चीज़ें नहीं कर पा रहे हैं, तो थेरेपी इफ़ेक्टिव है। या मान लीजिए कोई छोटा सा स्किल सिखाना है, मूवमेंट की बात करनी है, या कोई अगर हैंड राइटिंग की बात करनी है, तो भी थेरेपी का कोई रोल है। बट अगर ओवरऑल बच्चे का ब्रेन डेवलप एक प्रोसेस, एक सीक्वेंस में किया जाए, तो हम उसको इफ़ेक्टिव ज़्यादा मानते हैं। तो हमारा ये मानना है कि जब बच्चे में कोई डायग्नोसिस है, जैसे सर्वर पॉल्सी अगर बच्चे में है, तो हमें पता है कि बच्चे की मसल में प्रॉब्लम हो सकती है, टोन में प्रॉब्लम हो सकती है, हिप्स में प्रॉब्लम हो सकती है, तो उसका अर्ली इंटरवेंशन होता है ताकि बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट जितना अच्छा हो सके, और पेरेंट्स को ये पता हो कि हमें क्या करना है, घर में क्या करना है, क्या नहीं करना है, बच्चों को कैसे पकड़ना है, कैसे दूध पिलाना है, कैसे ट्रांजिशन करना है दूध पिलाने से खाने पे। डॉक्टर्स को ये पता होता है कि अगर बच्चा चोक कर रहा है तो हमें किसको रेफ़र करना है, कैसे गैस्ट्रो में रेफ़र करना है, बच्चे का वज़न कैसे देखना है। ये सारी बातें हमने ट्रेनिंग करके डॉक्टर्स को बताने का वो किया है, क्योंकि इनके बच्चे बहुत ज़्यादा हैं। तो हम ये चाहते हैं कि जब बच्चों में इस तरह की प्रॉब्लम हो तो डॉक्टर के पास छोटी सी 4-5 चीज़ों की लिस्ट हो। सर्वर पॉल्सी है, मैंने कैसे डायग्नोसिस किया, और उसके बाद पेशेंट को मैंने बहुत अच्छी सिंपल स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन दी, और फिर हमने एक ऐप भी बनाया हुआ है ताकि डॉक्टर का टाइम ही वेस्ट ना हो। डॉक्टर बस एक बटन दबा दे तो पेशेंट के फ़ोन में वो वीडियो आ जाएगी, पेशेंट देख के समझ लेगा कि ये प्रॉब्लम है, इसके लिए ये करना है, ये नहीं करना है। तो ठीक है डॉक्टर साहब, आपने मुझे 3 चीज़ें मेरी समझ में आई कि 3 चीज़ें आपने बताई। एक तो बच्चों में मोटर डिले हो सकता है, दूसरा है कि बिहेवियर में प्रॉब्लम आ सकती है कि उसका इम्पल्सिव बिहेवियर हो या अटेंशन स्पैन कम हो। तीसरी चीज़ जो लगा मुझे कि आपने बताया कि कॉग्निटिव स्किल्स जो हैं, कम्युनिकेशन या नॉन वर्बल। ठीक है, 3 ही चीज़ें मुझे समझ में आई कि 3 चीज़ों में प्रॉब्लम आ सकती है, इनके लिए अलग अलग थेरेपी हो सकती हैं। तो इसमें जो आई बैक के बारे में ज़रा बताइए कि आई बैक इंटरवेंशन बेस्ड ऑन असेसमेंट साइकिल, ये क्या नई चीज़ है या इसके पैरेलल पहले जो स्क्रीनिंग टूल्स थे जैसे या डायग्नोस्टिक टूल है, ये क्या है? देखिए, सबसे इफ़ेक्टिव जो इंटरवेंशन अभी तक रहा है उसे कहते हैं अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस, ABA कहते हैं। तो होता क्या है कि बच्चे जो बिहेवियर शो कर रहे हैं एक्चुअली वो उनका कम्युनिकेशन है। एक बच्चा बोल नहीं पा रहा है, उसको अगर किसी बात की तकलीफ़ है तो उसका बिहेवियर जो है उसको रोकने की ज़रूरत नहीं है, उसको समझने की ज़रूरत है। तो ये बहुत 1970s से चला आ रहा है कि बच्चे का बिहेवियर को देखो, समझो और उसके हिसाब से काम करो। राइट। तो होता क्या है कि वो बहुत वेरिएबिलिटी हो जाती है, तो जिसकी जो ट्रेनिंग है उस हिसाब से वो उस बच्चे का बिहेवियर समझते हैं और उस हिसाब से वो पेरेंट्स को एडवाइस करते हैं।
तो अगर आप देखें तो अमेरिका में कुछ और चल रहा है, इंडिया में कुछ और चल रहा है, इंग्लैंड में कुछ और चल रहा है, क्योंकि वो इंडिविजुअल पे बेस्ड हो जाता है कि वो जो ट्रेनर है वो उसको कैसे देखता है। लेकिन ये बताइए डॉक्टर साहब इसमें कि पेरेंट्स आके पूछते हैं कि आपने ट्रेनिंग करा दी, तो उनका पेरेंट्स का कितना इन्वॉल्वमेंट है, वो कितने दिन में ठीक हो जाएगा, वो पूछते हैं कि पेरेंट्स को भी कुछ करना है कि पेरेंट्स का कोई की रोल है, या मतलब उनके थ्रू ही होना है, या हम और पेशेंट कर लेंगे, पेरेंट्स पर ले आएँ ले जाएँ। तो जो हमने बात की अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस की, वो इनकम्प्लीट है, बच्चों में वो इनकम्प्लीट है। बच्चों में होना चाहिए डेवलपमेंटल एंड अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस। मतलब कि अगर बच्चा 4 साल का है और उसका डेवलपमेंट अगर 2 साल का है, तो वो जो बिहेवियर शो कर रहा है उसके लिए आप अलग चीज़ करेंगे। अगर वो 3 साल का है और वो जो बिहेवियर शो कर रहा है तो उसके लिए आप अलग चीज़ करेंगे। तो हमने क्या किया कि हर डायग्नोसिस का एक पूरा लॉन्गिट्यूडनल पाथवे बनाया कि बच्चे को 6 साल पे क्या प्रॉब्लम होगी, 10 साल पे क्या प्रॉब्लम होगी, 20 साल पे क्या प्रॉब्लम होगी, और उस तरह से करके बच्चे की डेवलपमेंट को मैप किया कि बच्चा किस समय किस डेवलपमेंट में है और उसको क्या क्या बिहेवियर शो करेगा, और उसी मैपिंग को हम आईबैक कहते हैं। तो जब कोई बच्चा हमारे पास आता है तो हम सीधे उसको मैप कर देते हैं कि ठीक है, वो जहाँ भी है हम उसको मैप कर लें कि उसकी डेवलपमेंट कहाँ पर है, उसका बिहेवियर कहाँ पर है, और उसी के हिसाब से सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक पेरेंट्स को ये बताता है कि घर में क्या करें। तो जैसा आपने पूछा कि पेरेंट्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, बट होता क्या है कि ज़्यादातर पेरेंट्स ग्रीव कर रहे होते हैं, उनको ये विश्वास ही नहीं होता कि उनके बच्चे को इस तरह की कोई प्रॉब्लम हो गई है, तो वो डिनाइल में रहते हैं। अक्सर सोसाइटी का प्रेशर रहता है और उन्हें लगता है कि वो अच्छे पेरेंट्स नहीं हैं, और इसकी वजह से उनकी लाइफ बहुत दुखी हो जाती है। अक्सर आपस में एक दूसरे को ब्लेम करते हैं कि आपने ऐसा नहीं किया, आपने टीवी दिखा दिया। तो इससे क्या होता है कि पेरेंट्स डिप्रेस्ड हो जाते हैं। तो ज़्यादातर हमारे जो पेरेंट्स जब जीनियस लेन में आते हैं तो वो डिप्रेस्ड रहते हैं। और आपको मैं बताऊं कि हमने जो स्टडी करी है उसमें देखा है कि 2 साल तक जो बच्चे हमारे पास रहे हैं, विद इन फ्यू मंथ्स जो पेरेंटल स्ट्रेस इंडेक्स होता है वो 90% पेशेंट में ऑलमोस्ट 20 के नीचे 20% के नीचे आ जाता है। तो हम ये देखते हैं कि अगर पेशेंट को बताया जाए कि देखिए ये प्रॉब्लम है, इसमें ये रिजल्ट होना है, इसमें आपको बच्चे के साथ इस स्टेज पे ये करना है, तो पेशेंट को अगर एक प्लान मिल जाए कि हाँ मुझे अभी स्टेज पे ये करना है, नेक्स्ट स्टेज पे ये करना है, और यहाँ से करते करते मेरे बच्चे का डेवलपमेंट स्टेप वाइज उसमें बढ़ता है, तो उसी को हम कहते हैं डेवलपमेंटल एंड अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस, जो फुली ऑटोमेटिक जीनियस लेन में चलती है। और हम हर पेरेंट्स में समझ सकते हैं कि कौन सा पेरेंट्स डिनाइल में है, कौन सा पेरेंट्स निगलेक्ट में है, और कौन सा बच्चा किस स्टेज में है। तो पेरेंट्स के साथ हम लोग जो कहते हैं उसे हम करते हैं कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। हर पेरेंट्स का ही हम मेन फोकस रहता है कि पेरेंट्स का इलाज हो, वो समझें कि उनके बच्चे की क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है। मैं ये भी मानता हूँ कि हमें बच्चों को सिर्फ स्ट्रेंथ और वीकनेस में देखना चाहिए, रादर देन हर बच्चे को एक ही पढ़ाई, एक ही शिक्षा देनी चाहिए। इसीलिए जीनियस लेन मैंने खोला है, या इसको मैं बहुत ही सपोर्ट करता हूँ, क्योंकि यहाँ से हम बच्चों को जब स्ट्रेंथ और वीकनेस के बेसिस पे देखते हैं तो हम देखते हैं इसमें से बहुत सारे बच्चे बहुत टैलेंटेड हैं। हो सकता है स्कूल एजुकेशन में अभी वो उतना अच्छा ना शो कर पाएँ, बट अगर उनके फाउंडेशन, जैसे ये जो घर है इसका एक फाउंडेशन है जो दिखता नहीं है, उसी तरह से बच्चे के ब्रेन का एक फाउंडेशन है जो दिखता नहीं है, और ना ही उसका मेजरमेंट होता है स्कूल में, और ना ही बच्चों को उसके लिए कोई हेल्प मिलती है। इसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि हर बच्चे को फाउंडेशन पे हेल्प मिले। फाउंडेशन अच्छी बन गई तो उसके बाद का काम बहुत आसान हो जाता है। ठीक है डॉक्टर साहब, फाउंडेशन का मतलब आपका है कि कम्युनिकेट करने के स्किल, कुछ मैथमेटिकल स्किल, चलना फिरना मोटर स्किल्स हो गई, और बिहेवियर, ये आपका फाउंडेशन का मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग वाली हो गई। तो इन बच्चों में अगर पेरेंट्स पर डिपेंड है, वो बच्चे को लाएं ले जाएं और बच्चे के साथ, तो 2-2 साल तक इलाज करने के लिए पेशेंट्स आपका रुकते हैं क्या? क्योंकि हम लोगों के पास तो पेरेंट्स आते हैं फिर किसी सेंटर में चले जाते हैं, कहीं चले जाते हैं। तो इसके लिए कि हम लोगों ने 2014 में इस सेंटर को खोला था, तो हम लोगों ने स्टडी करी कि पेरेंट्स का माइंडसेट क्या है। तो 18 मंथ्स तक, 18 महीने तक हमने ये देखा कि अगर पेरेंट्स को थेरेपी से सपोर्ट किया जाए, फिजियोथेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, स्पीच थेरेपी, और मैं खुद भी उन्हें इंफॉर्मेशन देता था मुंह से बोल के कि ये प्रॉब्लम है, तो मैंने देखा कि पेरेंट्स कुछ दिनों में भूल जाते थे, और उनके अपने रिजल्ट रहते थे कि अब मेरा बच्चा बोल रहा है कि नहीं, या मेरा बच्चा अब चल रहा है कि नहीं, या मेरा बच्चा स्कूल कब जाएगा। और वो एक साथ बहुत सारी चीज़ें करते थे, टॉनिक पिला रहे हैं, कुछ लोग बच्चे की स्टेम सेल थेरेपी कर रहे हैं, कुछ लोग दिल्ली जा रहे हैं, कुछ लोग ये कर रहे हैं। तो बहुत परेशान है पेरेंट्स कि हमें कुछ कर देना है। तो फिर मैंने उस 18 महीने बाद मैंने क्या किया कि
उन पेशेंट को उस डायग्नोसिस के बारे में वीडियो बना के दिखाना शुरू किया। तो मैंने एक टीवी लगाया, एक टीवी रूम किया और उसके बाद मैंने उनको वो इन्फॉर्मेशन बतानी शुरू की। तो पहले 18 महीने में हमारे पास सिर्फ 8% पेरेंट्स 1 साल से ऊपर हो गए, 8%। और उसके बाद सेकेंड फेज़ में जब हमने टीवी दिखाना शुरू किया और बार बार वो बात बतानी शुरू की तो हमारा 35% रिटेंशन रेट हो गया। अरे वाह। और उसके बाद जब हमने इसका ऐप बना दिया और पेशेंट को दे दिया कि आप ऐप में जब चाहे जितनी बार चाहे देखो वो इन्फॉर्मेशन। बिल्कुल, मैं यही पूछने वाला था आपसे कि 2-3 साल से कोरोना और लॉकडाउन पैंडेमिक चल रहा है, तो सबकी थेरेपी तो ठप बंद पड़ी हुई बच्चों की। इसमें बच्चों ने कैसे किया? दवाई आप कह रहे हैं हम लेते नहीं हैं, दवाई तो खा सकते हैं वो, लेकिन थेरेपी के लिए आना जाना तो मना था। तो इसके लिए हमने ये देखा कि 70% अभी हमारा रिटेंशन रेट है और यही स्टडी हमने रॉयल कॉलेज ऑफ पीडियाट्रिक्स एंड चाइल्ड हेल्थ में प्रेजेंट करी। और कोरोना के मिड में हमने एक और स्टडी करी कि यूके में जो पेरेंट्स हैं जिनके पास वो ऐप नहीं है जो लखनऊ में है, तो हमने ये देखा कि लखनऊ के जो पेरेंट्स हैं जिनके पास वो ऐप है वो ज़्यादा एम्पावर्ड हैं कंपेयर टू यूके में। और उसकी वजह से हमें इसी ऐप को यूके में टेस्टिंग करने के लिए भी सपोर्ट मिला है और इसी साल हम लोग इस चीज़ को टेस्टिंग भी कर रहे हैं कि यूके में क्या ये ऐप जो हमने बनाया है जिसमें हम लोग डेवलपमेंटल एंड अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस करते हैं, क्या वो यूके का फाउंडेशन बन सकता है और फिर हमारे देश में भी ये चीज़ हो सकती है कि बच्चों को उनकी स्ट्रेंथ और वीकनेस के हिसाब से सपोर्ट मिले, रादर देन हम बच्चों को एक प्रोडक्ट की तरह देखें। अगर बच्चे नहीं कर रहे हैं तो वो फेलियर हैं और पेरेंट्स फेलियर हैं, बल्कि हमें ये देखना है कि बच्चों की क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है और क्वालिटी ऑफ लाइफ को कैसे इम्प्रूव। एक आखिरी सवाल डॉक्टर साहब, ये बताइए कि बच्चे को आप कह रहे हैं कि जैसे कितने बच्चे ठीक हो जाते हैं और ठीक होने का मतलब क्या है? देखिए, हर डायग्नोसिस में ठीक होने का मतलब अलग है। तो अगर बच्चे में सेरेब्रल पॉल्सी है तो उसमें ठीक होने का मतलब है कि बच्चे की मोबिलिटी सही रहे, बिल्कुल, बच्चे को क्वालिटी ऑफ लाइफ सही रहे, उसको स्पाइन का ऑपरेशन ना होना पड़े, उसकी हिप्स का ऑपरेशन ना होना पड़े, अगर वो मोबाइल है तो स्कूल जा पाए, उसको स्कूल में सपोर्टेड लगे। कभी कभी बच्चे सही से चल नहीं पाते तो उनको बहुत इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है, उस चीज़ का एड्रेस स्कूल में हो। तो ये सारी बातें सेरेब्रल पॉल्सी में रिजल्ट हो जाती हैं। अगर बच्चे में ऑटिज़म है तो ऑटिज़म में एंग्जाइटी बहुत होती है, शुरू से ही बच्चे बहुत एंग्शियस रहते हैं छोटी छोटी बात पे, और पेरेंट्स इस बात में बहुत डिनायल में रहते हैं। तो पेरेंट्स उनके सिम्टम को देखते हैं कि अरे मेरा बच्चा बार बार टॉयलेट जा रहा है या टॉयलेट नहीं जा रहा है या खाना खा रहा है या खाना नहीं खा रहा है या सोता नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें बच्चे के बिहेवियर या सिम्टम्स नहीं देखने, उसकी अंडरलाइंग एंग्जाइटी देखनी है, और क्योंकि वो उसको बता भी नहीं पाते इसलिए उन बच्चों में और भी ख़राब रिजल्ट आते हैं। और ज़्यादातर जो एजुकेटेड फैमिलीज़ हैं जहाँ पे हम देखते हैं कि डॉक्टर्स हो गए या आईएएस हो गए, अगर उनके बच्चों में ऑटिज़म है तो एक प्रेशर भी बहुत रहता है और उस पीयर प्रेशर की वजह से बच्चे पे बहुत ही डेट्रीमेंटल इफेक्ट आता है। डिनायल एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है जो हम देखते हैं ऑटिज़म में एजुकेटेड फैमिलीज़ में। फिर कुछ प्रॉब्लम्स हैं जैसे डिसलेक्सिया। आज तक जितने भी बच्चे हमने डिसलेक्सिया के देखे हैं 1 साल के अंदर हमने उनको स्कूल में अच्छे से इंटीग्रेट किया है। या डेवलपमेंटल कोऑर्डिनेशन डिसऑर्डर। एक प्रॉब्लम यह है कि हर बच्चे को ADHD डायग्नोज होकर दवाई शुरू हो जाती है। ये 8 साल में मैंने सिर्फ एक बच्चा देखा है ADHD का, और मैंने सारे ही बच्चे मिसडायग्नोज देखे हैं। तो इसलिए मैंने इस चीज़ को इसमें लगाया है, कोर्स में भी बताता हूँ कि बच्चों को जल्दी से डायग्नोसिस नहीं करें, बच्चों को उनकी स्ट्रेंथ एंड वीकनेस से समझें, और अगर सही डायग्नोसिस है तो बच्चे में रिज़ल्ट डेफिनेटली बेटर होगी। हर डायग्नोसिस का रिज़ल्ट अलग है। चलिए, एक चीज़ और कि किस उम्र में बच्चे आपके पास आ जाएं तो आपको बेटर रिजल्ट मिलते हैं, क्या उसका भी कुछ फ़र्क पड़ता है? देखिए, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको बर्थ पे प्रॉब्लम हो जाती है। अगर बर्थ पे प्रॉब्लम है तो डॉक्टर को भी पता है, पेशेंट को भी पता है कि हाँ बर्थ में प्रॉब्लम हो गई है। तो ऐसे बच्चों को जितना जल्दी अगर बच्चों के साथ प्ले एक्टिविटीज़ या खेल खेल में बच्चों को चीज़ें कराई जाएँ तो ज़्यादा अच्छा है। अगर उनके ब्रेन के आई एरिया में डैमेज हो गया है तो थोड़ा सा अर्ली इंटरवेंशन का रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर कुछ बच्चे ऐसे हैं जो 8-9 महीने पे हमें लगता है कि अब बैठ नहीं रहे हैं या अब चल नहीं रहे हैं, एज सुन एज पॉसिबल हेल्प लेनी चाहिए। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो 2 साल पे बोल नहीं रहे हैं, सुन नहीं रहे हैं, समझ नहीं रहे हैं। तो जितना जल्दी मेडिकल एडवाइस हो डॉक्टर से दिखाएं, थेरेपिस्ट से नहीं दिखाएं, क्योंकि थेरेपिस्ट उसमें ट्रेंड ही नहीं है। बिल्कुल। और थेरेपिस्ट हर बच्चे को सेम चीज़ कर रहे हैं। मैं जब 2014 में यहाँ पे आया तो मैंने बहुत सारे थेरेपिस्ट से पूछा कि अगर बच्चे में टोन बढ़ा है तो आप क्या करेंगे, या टोन कम है तो क्या करेंगे, या डिस्टोनिया, सब में एक ही चीज़ हो रही है। तो अगर बच्चे ठीक नहीं होते या उनमें रिजल्ट नहीं आता तो कहीं ना कहीं हमें उनको सही ट्रेनिंग देनी है, हमें उनको सही बात बतानी है,
तो जिम्मेदारी यहाँ पे डॉक्टर्स की है, जिम्मेदारी यहाँ पे पीडियाट्रिशियंस की है। इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि बहुत ही सिंपल भाषा में मैं पेशेंट तक ये बात पहुँचा दूँ, पेरेंट्स तक ये बात पहुँचा दूँ। तो मैंने हर कोर्स पेरेंट्स के लिए बनाया है और मैंने कोशिश करी है कि स्कूल और डॉक्टर्स भी उस भाषा को समझ सकें, उस बात को समझ सकें, ताकि हम एक बच्चे में भी अगर हम बदलाव ला सकते हैं तो ये सब कुछ करने का फ़ायदा, नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं। बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब ने ये बात बताई। देखिए कि उत्तर प्रदेश में बहुत आबादी ज़्यादा है, 28-25 करोड़ की आबादी में लगभग 10 करोड़ तो बच्चे ही हो जाते हैं अगर हम 20 साल की उम्र तक लें। तो छोटे बच्चों में 7-8 साल की उम्र तक के बच्चों में बहुत ये 5 में से 1 बच्चे को ये देखा गया है कि डेवलपमेंटल प्रॉब्लम है, लर्निंग या बिहेवियर की। तो उसमें इतने स्पेशलिस्ट हैं ही नहीं, बच्चों के डॉक्टर को ही उनका पहचानना, उनको सही दिशा में अपने सुपरविजन में इलाज कराना होगा। तो बच्चों के बिजी डॉक्टर होते हुए भी हम जैसे डॉक्टर कैसे उनको पहचानें और सही दिशा में उनको चाइल्ड डेवलपमेंट सेंटर में एनरोल करके और उनको ठीक होने तक सुपरवाइज करें। जल्दी 2-3 साल की उम्र या 5 साल की उम्र के पहले जो बच्चों को हम लोग पिकअप कर लेते हैं उनके ठीक होने के चांसेस काफ़ी अच्छे रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब आपका। आपने बच्चों पेरेंट्स के लिए भी ट्रेनिंग बताई है और स्कूल के टीचर्स के लिए भी कि स्कूल में जाते ही बच्चे को प्रॉब्लम हो तो पिकअप हो जाए वहाँ से, और पेरेंट्स के लिए भी ट्रेनिंग है कि वो पेरेंट्स उनको कैसे करें, क्योंकि पेरेंट्स जी के घर के माहौल में बच्चे ज़्यादा अच्छा सीखते हैं, ज़्यादा जल्दी ठीक होते हैं। स्कूल के माहौल का वो घर के माहौल में जब एक ही चीज़ करने लगें तो समझ लीजिए वो ठीक होने लगे। धन्यवाद।